अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। इमरान खान एक बात करते हैं और उनका कोई करीबी साथी या इत्तेहादी उस बात की नफ़ी कर देता है। इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद से अपनी सारी नाकामियों का मलबा उन पर डाल रहे हैं। पहले बराह रास्त नाम लेकर तनकीद कर रहे थे, फिर अपने ही इत्तेहादी परवेज़ इलाही की धमकी के बाद एक आदमी कहकर साबिक आर्मी चीफ को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान के करीबी साथी और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कह दिया है कि जनरल बाजवा ने तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासी तौर पर बहुत मदद की थी। अपने एजाज़ में दिए गए एक इशारे से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की थी और उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की थी। मुझे इसका इल्म है। सदर मुमलिकत का यह बयान रिपोर्ट होने के बाद ऐवान सदर के एलामिया में कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी से गलत बयान मंसूब किया गया, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ और उनकी टीम ने सेनेट और आम इंतखाबात में पीटीआई की मदद की। ऐवान सदर का कहना है कि बयान को सियाक व सबाक से हटकर तोड़ मड़ोड़ कर खुद बनाकर पेश किया गया। लेकिन मुलाकात में मौजूद द न्यूज़ के सहाफ़ी उनीब आज़म का दावा है कि सदर मुमलिकत की बात उसी तरह रिपोर्ट की गई है जिस तरह कही गई थी और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मुलाकात में मौजूद सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास ने भी ट्वीट में लिखा कि सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2018 के इंतखाबात में हमारी मदद की थी, लेकिन सदर के तर्जुमान ही ये वाज़ेह कर सकते हैं कि खबर में सियाक व सबाक से हटकर किया था। इससे पहले अक्टूबर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुबैना अमरीकी साजिश के हवाले से साइफर के मामले पर कहा था कि साजिश के हक़ाइक़ से मुत्तफ़िक नहीं मगर मुझे शुबहात हैं, इसलिए चीफ जस्टिस से तहक़ीक़ात के लिए कहा। और ये इंटरव्यू नशर होने के बाद भी ऐवान सदर ने वजाहती बयान जारी करते हुए कहा था कि साइफर के हवाले से सदर के बयान को मुकम्मल तौर पर सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। हालांकि उनका बयान इंटरव्यू में वाज़ेह था। इसके अलावा इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मईशत के जो हालात हैं उससे इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को भी समझ आ जाएगी कि मुल्क की ज़रूरत इलेक्शन। यानी इमरान खान ये समझ रहे हैं कि मुल्क के मुआशी हालात इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मजबूर कर देंगे कि वो फौरी इंतखाबात करवाएं। लेकिन इमरान खान के इत्तेहादी परवेज़ इलाही ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करें। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी ने भी आज यही कहा कि हमारी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल इंतखाबात के महीने होंगे, अदलिया और फौज भी इन हालात को देखें। फवाद चौधरी ने ऐलान भी किया कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही 11 जनवरी से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। 11 तारीख है जो अगला, इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं, जुडिशरी है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान की इस हालत को देखें, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, अपनी गलतियों से सीख के इनको मेंट करने की ज़रूरत है। एक तरफ काफ लीग और तहरीक इंसाफ पंजाब में अगले इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर बात कर रहे हैं और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने के लिए सरगर्म है, और दूसरी तरफ नून लीग परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है। एक तरफ ये सियासी अफरा तफरी है और दूसरी तरफ मईशत की हालत वाकई बहुत ख़राब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज खुद कह दिया है कि मुझे भी एहसास नहीं था कि मुल्क की मईशत इतनी ज़्यादा तबाह हो चुकी है। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहदा खत्म हो चुका था। मगर हम इस प्रोग्राम में नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं से अदम एतमाद के दौरान भी ये कहते रहे कि मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, मगर वो बार बार कहते रहे कि हम मईशत संभाल कर दिखाएंगे। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब को एतमाद है कि अगले महीने इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ जाएगी और उन्हें इंतखाबात मार्च अप्रैल में होते नजर आ रहे हैं और इस एतमाद के पीछे मईशत है। हुकूमत एक ऐसी सूरत हाल में फंस गई है कि जिसमें मुल्क के पास सिर्फ 6.1 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं। दोस्त ममालिक से दावों के बावजूद पैसे नहीं आए हैं। पाकिस्तान को मार्च तक 8.4 अरब डॉलर्स की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है और IMF की डिमांड है कि हुकूमत 2,500 अरब रुपए का बिजली का सर्कुलर डेट और 1400 अरब रुपए का गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट कम करने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करे। दिसंबर के महीने में टैक्स टारगेट के हुसूल में मुमकिन शॉर्टफॉल से निपटने के लिए मज़ीद टैक्स लगाए। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के 855 अरब रुपए के टारगेट के हुसूल में 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के है, तो उसको भी इजाफी टैक्सेस लगाकर पूरा करे। और डॉलर इंटरबैंक में तो 225 रुपये 82 पैसे का है, मगर ओपन मार्केट में अनऑफिशियल रेट 258 रुपए का है। इसलिए IMF का इसरार है कि हुकूमत इंटरबैंक में डॉलर को मसनूई तौर पर नीचे रखे हुए है, इसलिए ये सिलसिला बंद करे और डॉलर को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दे। और मेहताब हैदर की द न्यूज़ में खबर के मुताबिक IMF ने अपनी डिमांड पूरी करने के लिए हुकूमत को 2 से 3 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना IMF की किस्त नहीं मिलेगी और डिफॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। यानी या तो हुकूमत वो इकदाम करे जिससे बेपनाह महंगाई होगी, मजीद होगी और हुकूमत गैर मकबूल होगी, या फिर दूसरी सूरत में मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है और जाहिर है उससे भी हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल होगी, रुपया और गिरेगा, महंगाई मजीद आएगी, पाकिस्तान की LCs भी नहीं खुलेंगी, ज़रूरी अशिया की किल्लत होगी और हुकूमत फिर भी
गैर मकबूल होगी। इसलिए इमरान खान को एतमाद है कि जनवरी में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को समझ आ जाएगी और मार्च अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब का एतमाद कुछ गलत नहीं है, आप लोगों से मईशत नहीं संभल रही है, IMF के साथ मामला थ्रू नहीं हो रहे हैं, दोस्त ममालिक से पैसे नहीं मिल रहे हैं, और अब खान साहब को लगता है कि जनवरी में समझ में आ जानी है बात फौज को भी। देखिए, मेरा ख्याल है कि फौज हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो, उन सबको ये बात यकीनन समझ लग जाएगी कि जो 4 साल का तजुर्बा इस मुल्क के अंदर किया गया, एक ना तजुर्बेकार और नाअहल शख्स को वजीर आज़म बना के आज उसके क्या खुमियादा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए कि इन्होंने जो 4 साल में मईशत चलाई, उसके अंदर जब दुनिया के अंदर गैस की कीमतें इंतहाई सस्ती थीं तो उस वक्त इन्होंने उसको प्रोक्योर नहीं किया। जब दुनिया के अंदर गैस और पेट्रोल महंगा हो गया तो ये मुल्क के अंदर सस्ता करके मुल्क को खसारे में झोंक गए। जो रियल स्टेट माफिया है उसके जरिए इन्होंने ऐसी टैक्स स्कीमें दी कि जिसके जरिए पाकिस्तान में एक मसनूई इंपोर्ट का बाजार गर्म हुआ, गाड़ियां इंपोर्टेड मंगाई गई और तो खसारा इतना बड़ा कर गया कि वो अनमैनेजेबल हो गया। पाकिस्तान की तारीख का 80% कर्जा जो है वो इमरान खान साहब के दौर में लिया गया। 2018 में जो कर्जों की अदायगी का बोझ 1700 अरब था, जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो अब वो 4,500 अरब हमारे हिस्से में आया है। ये हुकूमत आई 10 अप्रैल को, शाहजेब 1 अप्रैल को वजारत खजाना कह चुकी थी कि आखिरी सेमाई के लिए देने के लिए उनके पास तजारती जो तरक्याती बजट है उसके लिए कोई पैसा नहीं है। तो इंटरनली तो ये खजाना, मगर ऐसा इकबाल साहब, अब आप अगले मगर मसला ये ना, आप सूरत हाल संभालने के लिए आए थे ना, ये सब कुछ पता था, इसलिए तो नहीं आए थे कि 8 महीने बाद शहबाज शरीफ साहब बताएंगे कि मुझे भी नहीं पता था कि मईशत की क्या हालत है। आपने पहले मिफ्ता इस्माइल को लगाया, उन्हें फारिग करके इस डार साहब को लेकर आए, डार साहब ने जितने वादे किए वो नहीं मुकम्मल हो रहे हैं, तो मुल्क तो फंसता जा रहा है। जान की अमान पाऊं तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। देखिए, हम आए थे मुल्क को संभालने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाला कि वो लोग जो फरवरी से जब इन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ा उस वक्त से दाव लगना शुरू हो गया था, पेच लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान कितनी देर में डिफॉल्ट करेगा। जब ये हुकूमत गई है तो लोग कह रहे थे कि 2 हफ्तों में डिफॉल्ट कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल फैसले किए और हमने पाकिस्तान को दोबारा IMF प्रोग्राम में शामिल भी किया और डिफॉल्ट की सूरत हाल को भी बचाया। अभी जो $1 बिलियन की पेमेंट होनी थी बॉन्ड की, तो सारे लोगों ने फिर PTI के और इन लोगों ने शोर मचाया कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का जो आर्च राइवल है, हमारा हमसाया मुल्क, वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है कोलैप्स कर जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब और PTI ने 24 घंटे एक नफसियाती जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर रखी है। मगर ऐसा इकबाल साहब सिर्फ नहीं, खान साहब नहीं कह रहे हैं, माहिरीन मईशत भी कह रहे हैं, माहिरीन मईशत भी कह रहे हैं कि IMF की प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है, जबकि वजीर खजाना कह रहे हैं कि आई डोंट केयर। तो इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त मसला है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, वजीर खजाना भी कह चुके हैं और हम सब कारबंद हैं और हम कमिटेड हैं कि IMF प्रोग्राम के साथ हमने चलना है। लेकिन बैसियत हुकूमत हमारा ये भी फर्ज है कि हम ये कोशिश भी करें कि अवाम के लिए कम से कम बोझ उसमें हम जो ले सकते हैं वो लेकर आए। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी महंगाई की सतह है वो दुनिया के अंदर हाईएस्ट है, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बहुत ऊंची जा रही है। तो हमने जरूर इस चीज को $30 अरब का क्लाइमेट डिजास्टर हमारे ऊपर गिरा है। 9 जनवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी हमने देखना है कि दुनिया किस हद तक आगे आती है और हम सब चीजों को एक बड़ी मोहतात तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि वी आर कमिटेड टू गो विद IMF प्रोग्राम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी हमारी मदद करेंगे। शायद वो सब 9 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि उस कॉन्फ्रेंस के मौके पर वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार करें। ऐसा इकबाल साहब, जो पहले UN की अपील थी, जितनी उन्होंने अपील की थी उसके मुताबिक भी पैसे नहीं मिले थे पाकिस्तान को, तो 9 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक, या IMF प्रोग्राम की बहाली का इंतजार कर रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक कि उन्हें पता हो कि पैसे देंगे तो मिलेंगे भी, कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं चला जाएगा। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो क्या है? आपको लग रहा है 9 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं? पहले वाली अपील में कौन से पैसे आ गए पाकिस्तान को? मैं यकीनन पाकिस्तान को एक मुआशी बहरान का सामना है और ये मुआशी बहरान आज किसी के शुबा नहीं है कि हमें विरसे में मिला है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको स्टीयर किया है और आइंदा भी स्टीयर करेंगे। एक रिफॉर्म्स का पाथ है जिसके ऊपर हमने चलना है।
कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो इलेक्शन से पहले हो सकती हैं और कुछ डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो जरा दूर रस होती है उनको इलेक्शन के बाद हुकूमत आके करेगी। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के साथ रहेगा। इस वक्त यकीनन अगर कोई ऐसे मुतालबात हैं कि जिसको हम समझते हैं कि अवाम के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, तो हमारा इतना हक तो है कि हम IMF को परसुएट करने की कोशिश करें कि इनको आप थोड़ा रैशनलाइज करें। लेकिन IMF के साथ भी चलेंगे, दोस्त ममालिक भी हमारी इस कमिटमेंट को जानते हैं। और मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर से ये आवाजें नहीं निकालनी चाहिए कि हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर रहे हैं। हम कोई अफ्रीका की कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान एक काफी मगर ऐसा नहीं साहब, एक तर्ज अमल भी होता है। आप कौम से भी मुतालबा करते हैं कि जी हमें अपने मीन्स के विदिन रहना चाहिए, मगर दो ही चीज़ें जो इस मुल्क में बढ़े जा रही हैं, रुपया भी गिर रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी गिर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ रही है, 76 पर तादाद पहुंच गई है, बगैर पोर्टफोलियो के SAPMs भर्ती किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का अपना कंडक्ट है कहाँ जिससे लगे कि एक संजीदा हुकूमत है जो डिलीवर करना चाहती है और खुद भी वही कर रही है जिसका आवाम से मुतालबा कर रही है? देखिए, बात यह कि कोई इस मामले में दो राय नहीं है कि हम सबको इस वक्त कॉस्ट कटिंग करनी है और जो इस वक्त उनके स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जितने भी कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, वो कोई फालतू पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं ले रहे। उनके वही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो बैसियत रुकन कौमी असेंबली है। तो वो एक सिर्फ टाइटल की हद तक उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि हमें बैसियत कौम अपने अंदर खुद एहतसाबी करनी चाहिए। देखिए, यूरोप के अंदर बांग्लादेश ने भी इस एनर्जी क्राइसिस के ज़माने में अपने तजारती मराकज़ को सनसेट के बाद बंद कर दिया है और हमारे यहाँ हम 12-12, 2-2 बजे तक जो बजरियाँ जलाकर बैठते हैं और हमारे ताजर बरादरी कहती है कि हम किसी किस्म की पाबंदी नहीं मानेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हम शहनशाहों की तरह नहीं रह सकते जबकि हमारी मईशत इस इंपोर्ट के दबाव के तहत सिसक रही है। तो मैं ये अपील करूंगा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, उनको भी अपना हिस्सा डालना होगा और पंजाब हुकूमत जो कि इन चीजों पे मगर आप नहीं इंप्लीमेंट करा पा रहे हैं, अपना रवैया आप तब्दील करना होगा। काफी टाइम से अनाउंस कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो एक और तरीका है कि आज के शादी हॉल्स के लिए, कमर्शियल मराकज के लिए आप 8 बजे के बाद जो फी यूनिट रेट है उसको 4 गुना 5 गुना कर दीजिए। ये कर दीजिए शाहजेब। उसमें सूरत हाल है ना कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, इन्फोर्समेंट के लिए हम उनके डिपेंड करते हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो पंजाब सूबे में है और पंजाब का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो पूरे मुल्क को मुतासिर करता है। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब की हुकूमत भी सियासत नहीं करेगी बल्कि अपनी कौमी जिम्मेदारी को महसूस करेगी और इस हवाले के साथ वो जो हुकूमत की एनर्जी बचाओ के जो इकदामात हैं उसमें वो हिस्सा लेगी। तो आपको नहीं लग रहा कि जनवरी में इस्टेब्लिशमेंट का भी आप पर दबाव आ जाएगा, जो कि इमरान खान साहब की उम्मीद है कि जी चीज़ें नहीं संभल रही हैं, एक नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत चाहिए, इसलिए इलेक्शन की तरफ जाएं? देखिए, इलेक्शन का मतलब क्या है? पहला मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वो फैसला जो इमरान खान साहब कर गए हैं कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के ऊपर होगा, उसकी खिलाफ वर्जी की जाए और फेडरेशन के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाए। इलेक्शन होने से पहले ही वो मुतनाज़ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मईशत के ये हालात हैं और जब दहशत गर्दी के भी हालात हमारे सामने हैं, तो हम 4 महीने के लिए मुल्क को किसी बेयकीनी के अंदर धकेल दें जिसमें मुल्क की कोई फुल फ्लैश्ड हुकूमत ना हो। तीसरी बात यह कि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम जिनको अगले 6-8 महीने हमें अपने पैरों पे खड़ा करना है, उनके सर पे छत डालनी है, उनको भूल के हम इमरान खान साहब की जो ईगो है उसे मुतमईन करने के लिए पूरे मुल्क को झोंक दें इलेक्शन के अंदर। मैं समझता हूं कि ये गैर फितरी भी है, गैर सियासी भी है और गैर आईनी भी है, चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला खुद इमरान खान साहब करके गए हैं। मगर ऐसा नहीं बात साहब, कुछ उसके बाद 4 महीने हल्का बंदी के होंगे, अगस्त तक ये मुद्दत खत्म होगी, फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं बात साहब, कुछ करते भी तो नजर आए ना। एक तो फिर माशी फ्रंट पर मैंने आपसे सवालात किए, दूसरा आप खुद जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं उसमें अमेरिका हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, आप देख रहे हैं किस किस्म के थ्रेट का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से जो उनका यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। ये क्या कोई अच्छी हेडलाइंस जा रही हैं? दहशतगर्दी के हमले बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है इस साल, तो कंट्रोल हो क्या रहा है एग्जैक्टली? अगर ना मईशत कंट्रोल हो रही है ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है। ये सब वो दहशतगर्दी है जिसको पीटीआई की हुकूमत मुल्क के अंदर घुसा के गई है। और किसको इसमें शुबा है
कि टीटीपी के साथ जो मामलात हैं वो पीटीआई के दौर में हुए, उन्हें इनग्रेस दी गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो पाकिस्तान जिसको हमने मुस्लिम लीग नून का ये क्रेडिट है कि हमने कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी का कलाकामा किया था। आज हम दोबारा इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने पहले इससे निपटा था। और कहाँ है कोई पॉलिसी कहाँ नजर आ रही है, क्या किस तरीके से निपटेंगे? मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि हम नेशनल रिजॉल्व इसके ऊपर अपनी सामने लाएं, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो सियासत से बालातर हैं। हम आपस की सियासत कर सकते हैं लेकिन मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के मसले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मुल्क के जो मफादात हैं उनसे खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती और हुकूमत इस फ्रंट के ऊपर भी और मईशत के ऊपर अपना किरदार अदा कर रही है। और जहां तक इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, शायद इस्टेब्लिशमेंट मेरे और आपसे ज्यादा बाखबर है, चूंकि उसके जराए काफी हैं कि मुल्क को इस अंजाम में पहुंचाने के लिए किसने कितना हिस्सा डाला है। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से एक नई डिमांड की है ISI का, वो आइंदा अगर हुकूमत में आए तो एक अलग रोल चाहते हैं, और वो क्या रोल है और किस हद तक इमरान खान साहब की जो डिमांड्स हैं वो खतरनाक है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि कोई जमहूरी रहनुमा ये ख्वाहिश रखे कि मुल्क के दिफा का इदारा अपना असल काम छोड़कर सियासी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो, सियासतदानों का एहतसाब करने लगे, मनी लॉन्ड्रिंग रोके, करप्शन रोके, लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करे और फिर कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फरहमी की जिम्मेदारी भी वही इदारा उठाए और यूं सिविलियन बालादस्ती मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चला जाए। ये बात किसी भी जमहूरियत में काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ अपनी सारी नाकामियां फौज पर डाल रहे हैं कि हुकूमत में उनके हाथ में कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ आइंदा हुकूमत में आकर भी उनका प्लान यही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एहतसाब से लेकर कानून की हुक्मरानी कायम करने, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने, स्मगलिंग रोकने और यहाँ तक के ज़मीनों पर कब्जे रोकने के लिए भी किरदार अदा करे। यानी आइंदा हुकूमत में आकर इमरान खान की नज़र में एक यही तरीका है पाकिस्तान को दलदल से निकालने का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पौने 4 साल तक ISI उनके कंट्रोल में रही और 2 DG ISI उनकी मर्जी के रहे, मगर वो खुद ये काम उनसे क्यों नहीं करा सके और क्यों मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं डाल सके। बल्कि इमरान खान ने तो इसी इंटरव्यू में खुद ये तस्लीम कर लिया कि उनके 3 साल में 10 अरब डॉलर्स की तो सिर्फ दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई। हालांकि इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले आवाम को ये ख्वाब दिखाते रहे कि पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर्स की तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और वो इक़्तिदार में आकर इसे रोकेंगे। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि हर साल पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। 1000 अरब रुपया जब इस मुल्क का हर साल चोरी होकर बाहर जाता है, आपको अंदाजा है पाकिस्तान जब हर साल बेकारियों की तरह भीख मांगता है और कर्जे लेता है, इस कौम को गुलाम बनाता है। फिर अगस्त 2018 में इक़्तिदार में आए तो दिसंबर 2018 में इमरान खान ने दावा किया कि 26 ममालिक से पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर्स के बैंक अकाउंट्स का पता चल गया है। 26 मुल्कों से जो अब तक डेटा आया और अभी डेटा खुलता जा रहा है, आप हैरान होंगे कि 26 मुल्कों से जो अब तक पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स आए हैं वो 11 अरब डॉलर हैं। 11 अरब डॉलर। हम यहाँ 4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। 11 अरब डॉलर पाकिस्तानी शहरियों के। लेकिन ये पैसा तो नहीं आया, बल्कि खुद इमरान खान ने काला धन सफ़ेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान ज़रूर कर दिया और खुद इसकी तशहीर भी करते रहे। हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है। ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। ये आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो कि 30 जून के बाद आपको नहीं मिलेगा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान का पैसा वापस लाने का वादा किया, लेकिन हुकूमत मिली तो उल्टा ब्लैक का पैसा वाइट करने की स्कीम दे दी और जिसने जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया। मगर अब इमरान खान पछता रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम गलती थी। जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा कि पाकिस्तान में ताकतवर ना कानून के नीचे है, ना टैक्स देता है और पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज देता है। इमरान खान ने खास तौर पर रियल एस्टेट का हवाला दिया।
जिसे अपनी हुकूमत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, उसी रियल इस्टेट को आज इमरान खान सबसे बड़ा माफिया कह रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रवां साल इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी पर आमदनी से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम लगा। उन्होंने भी इमरान खान की हुकूमत में 33 करोड़ रुपए का एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, मगर इमरान खान उल्टा उनके दिफा में आ गए और फ़ख्र से यह जवाब पेश किया कि रियल इस्टेट ने तो उनके 3 साल दौर में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है। ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। आज इमरान खान कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी माफिया मुल्क से पैसा कमाकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाता है और ISI के जरिए उसे पकड़ना चाहते हैं, मगर इमरान खान हुकूमत में बरतानवी हुकूमत ने एक बिजनेस टाइकून के 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए पकड़कर पाकिस्तान को दिए। यानी उनकी हुकूमत में बरतानिया में एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून पर 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, जो किसी भी पाकिस्तानी पर तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना था। और ये रकम पाकिस्तानी हुकूमत को मिलनी थी, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यह रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के उसी अकाउंट में एडजस्ट कर दी गई, जहां पहले ही इस प्रॉपर्टी टाइकून के जिम्मे 460 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे। और यूं इस प्रॉपर्टी टाइकून को जो जुर्माना हुआ था वो इमरान खान ने दोबारा उसको ही वापस कर दिया। और ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम का सबसे बड़ा स्कैंडल है, 50 अरब रुपए का स्कैंडल है। इस हवाले से हमने उस वक्त भी मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर से सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि आप बरतानवी इदारे NCA से मुआहिदा कर लें और पाकिस्तानी अवाम को ना बताएं। ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का उसमें जाएगा? जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा और फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने। आपका ये दावा कि गवर्नमेंट ने एफर्ट की और लूटी हुई दौलत वापस आ रही फिर गलत साबित हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहले से है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा कराते हैं तो आप लोगों की तो कोई विक्ट्री नहीं है लूटी हुई दौलत, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला है। आपके सामने 2 एजेंसीज ने जिन्होंने काम किया उनकी दोनों की तरफ से एक पोजीशन प्रेस आ गई है और साथ ये भी बतला दिया गया है कि इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं एज पर दैट एग्रीमेंट वो डाइवर्ज नहीं की जा सकती। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, हम नहीं मानते, तो ये आपका प्रोगेटिव है। वो ठीक है, ये कैसा पैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं। ये एग्रीमेंट कैसे आप NCA से कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे? ये कैसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पर। शहजाद अकबर ने उस वक्त हमें तो तफसीलात नहीं बताई, लेकिन बाद में काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी बताते हुए साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडर ने इंकिशाफ किया कि शहजाद अकबर ने एक सील्ड लिफाफा दिखाया, काबीना अरकान के इसरार के बावजूद उसे नहीं खोला। उनके अलावा 2 और वज़रा ने सवालात भी उठाए, मगर काबीना से मंजूरी ले ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान भी वहाँ मौजूद थे। खुद इमरान खान ने आज तक इस इल्ज़ाम पर कोई वजाहत पेश नहीं की है, मगर फैसल वाउडा कह रहे थे कि कारोबारी आदमी कोई भी चीज़ प्लेट में रखकर नहीं देता, बदले में उसने भी बहुत सी जगहों पर फ़ायदे दिए होंगे। तो ये फ़ायदा किसने लिया? इस हवाले से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह खान गोगी का नाम भी सामने आ चुका है, जिसमें इसी बिजनेस टाइकून से अलकादरी ट्रस्ट के लिए ज़मीन और अतियात लिए गए। लेकिन इस हवाले से खुद इमरान खान ने आज तक कुछ नहीं बताया। ये प्रोग्राम हाजिर है, वो जब चाहें बता सकते हैं। मज़ीद ये कि इमरान खान बार बार ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ एलीट कैप्चर है, ताकतवर कानून के नीचे नहीं है। मगर खुद इमरान खान दरियाए रावी के किनारे शहर की तामीरात के मंसूबे में ताकत के जोर पर कमज़ोर किसानों को दबा रहे हैं। वो खुद इस मुतनाज़ मंसूबे की तशहीर करते रहे हैं, ट्वीट्स करते रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने यह मंसूबा कलअदम करार दिया तो इमरान खान ने साइट का दौरा किया और इस मंसूबे के फ़वाइद गिनवाए और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और आज भी उनकी पंजाब हुकूमत में किसान अपनी ज़मीनों से बेदखल हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अब सिर्फ ये एक मामला नहीं है, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं और आवाम को भी हैरत में डाल देते हैं। सुबह कुछ कह रहे होते हैं और शाम को कुछ और कह रहे होते हैं, और अब तो एक ही इंटरव्यू में एक बात करके थोड़ी देर में ही बिल्कुल उलट बात कर देते हैं। इमरान खान ने ताज़ा बयान ये दिया है कि ISI को मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से लेकर एहतसाब में किरदार अदा करना चाहिए, मगर अब से कुछ ही दिन पहले इमरान खान ने इसके बिल्कुल बरक्स बयान दिया था कि मेरी हुकूमत में जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि आप के लोगों के खिलाफ करप्शन की फाइलें बनी हुई हैं, वीडियोज़ हैं, तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये हमारी एजेंसियों का काम है? मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। अब मैंने उससे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है? क्या ये उनका काम है आके बताएं कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसका कोई वीडियो बनाई हुई है? ये किधर होता है?
अब मसला ये है कि अवाम इमरान खान के कौन से बयानिए को दुरुस्त माने और किस बयानिए को गलत माने, क्योंकि ख़ुद इमरान खान जब इक़्तिदार में थे वो तो एजेंसी को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वो ख़ुद कई बार एतराफ़ कर चुके हैं कि करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नहीं, बल्कि वो एजेंसीज़ को अपनी सियासी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गुज़िश्ता साल DGISI के अहदे पर बरकरार रखना चाहते थे ताकि वो उनकी हुकूमत को गिरने से बचाएँ। खुद इमरान खान के इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के दौरान जनरल फैज़ ने इमरान खान के कहने पर नैब के चेयरमैन को कहा कि मुझे और मोनिस इलाही को अंदर कर दें, जिसके बाद उन्हें जनरल बाजवा से शिकायत करना पड़ी क्योंकि जनरल फैज़ बाज ही नहीं आ रहे थे। मौजूदा DGISI जनरल नदीम अंजुम का कहना है कि वो जब DGISI बने तो इमरान खान ने पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत सबसे बड़ा मसला है, मगर इमरान खान ने कहा कि नहीं, अपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। मैंने जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जो जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। यही नहीं, FIA जिसका असल में काम था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की तहकीकात करे, इमरान खान उसे भी अपने सियासी मफादात के लिए अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। ये बात साबिक DG FIA बशीर मेमन खुद बता चुके हैं। उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया, और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो उन्होंने मुझे कहा था, तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा तकारीर में भी कहा था कि उनके इकामे का मसला है। इकामा रखना इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स अ वर्क परमिट टू। ये गद्दारी का केस जुमरे में कैसे आ गया? वो गद्दारी का केस बनाना चाह रहे थे। और नैब ने केसेस कैसे बनाए? इमरान खान कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, मगर जब एक खातून उनके पास नैब के उस वक्त के चेयरमैन जावेद इकबाल की मुबैना हिरासानी की शिकायत लेकर गई और वीडियो सबूत दिखाए, तो देखिए इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी PM ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। ये सारा मामला है कि इमरान खान अपनी हुकूमत में ISI समेत तमाम इदारों को किस तरह और किस काम के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, उनको फ़ौज से शिकायत भी हो गई है, लेकिन जब माजी में दीगर सियासतदानों को फ़ौज और एजेंसी से शिकायत होती थी तो इमरान खान ये वजह बताते थे कि एजेंसीज़ को उनकी करप्शन का पता चल जाता है। मेरा तो ऐसा कोई मामला नहीं। सुहेल बड़ाई साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, क्या मंतक है इन तमाम बयानात की? उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सीनियर साहब रज़ाकार सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, असम्बलियाँ तहलील वो करने जा रहे थे, वो मामला तो फिलहाल टल गया, मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में उनको इलेक्शन नज़र आ रहे हैं और जनवरी के महीने तक इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ में आ जाएगी और वो भी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्या ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब को एतमाद दे रही है? वो मईशत का बार बार हवाला दे रहे हैं, आपको लगता है ऐसा ही होने जा रहा है? जी, वो समझते हैं कि बार बार जो उनका ज़ोर था कि मईशत जो है वो इस काबिल नहीं रही कि इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए, और वो समझते हैं कि हुकूमत घुटने टेक देगी और मजबूर हो जाएगी, वगरना इनसे मामलात जो हैं वो चलेंगे नहीं। और दूसरा शायद उनको ये भी उम्मीद है कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है वो भी कुछ इसमें रोल अदा करेगी। और अगरचे फिल साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अभी बाजवा डॉक्ट्राइन ही चल रही है और अभी मेरे ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें हो रही हैं और होंगी और मज़ीद, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कहीं से उम्मीद भी है। तो ये दोनों फीलिंग्स उनके अंदर मौजूद हैं। एक तरफ ये खौफ कि उनको नायल करार दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ ये उम्मीद कि जो इकॉनमी है और जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है ये इस्टेब्लिशमेंट को फोर्स करेगी कि वो नए इलेक्शन जल्दी कराए। और आपको मौजूदा हालात में क्या खान साहब की उम्मीद बराती नज़र आती है या जो उनका खौफ है वो दुरुस्त है, ऐसा होने जा रहा है? ऐसा लगता है कि खौफ जो है वो
वो ज़्यादा हावी नज़र आता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉलिसियाँ चेंज होती हुई नज़र आएँ एस्टेब्लिशमेंट की या गवर्नमेंट की। ये ठीक है कि कुछ बेहतर होता अगर ये जून जुलाई में इलेक्शन करा दें, सितंबर तक ना जाएं, और उससे अगर ये खान साहब फ़र्ज़ करें असम्बली डिज़ाल्व कर देते हैं और ऊपर से रिज़ाइन भी कर देते हैं, तो फिर इस तरह का खाली सिस्टम चलाना जिसमें अपोजिशन ना हो, ये वैसे भी बड़ा मज़ाक़ खेज़ होगा, जमहूरियत और इलेक्शन का भी मजाक होगा। तो फिर जितनी जल्दी हो इलेक्शन करवा देने चाहिए। मगर क्या ये हो पाएगा कि पंजाब असम्बली वाकई तहलील हो जाए, या ये मुश्किल होगा इमरान खान साहब के लिए तहलील करना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये असम्बली जो है वो क्लियर हो जाती है तो खान साहब तो तैयार हैं कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली जो है उसको तहलील करने के लिए। वो उस दिन वो जो उस दिन हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया कि जिसमें उन्होंने अंडरटेकिंग ली असम्बली ना तोड़ने की, मैं उस वक़्त बैठा था खान साहब के पास, तो वो इस अंडरटेकिंग के बड़े सख्त ख़िलाफ़ थे कि हम ये अंडरटेकिंग क्यों दें, हम तो असम्बली तोड़नी है हमने, या हम ये अंडरटेकिंग नहीं देंगे। तो वहाँ तो ये फीलिंग बड़ी क्लियर है कि वो असम्बली तोड़ना चाहते हैं। मगर फिर क्या परवेज़ इलाही हावी हो गए? कैसे मान गए खान साहब? नहीं, हालात हावी हो गए। पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया गवर्नर की तरफ, फिर नो कॉन्फिडेंस आ गई, फिर कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो ज़ाहिर है इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है और इस वक्त की जो हुकूमत है वो नहीं चाहते फ़ौरन इलेक्शन, तो इसलिए उनके रास्ते में ये रुकावटें तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी ये रुकावट हटेगी मैं फ़ौरन असम्बली तोड़ दूँगा और KP भी साथ ही तोड़ दूँगा। और एक और बात, भाई साहब, वो बार बार इस बात का गिला करते हैं कि जी इख्तियार मेरे पास नहीं था, इसलिए जो मेरी हुकूमत की नाकामियाँ हैं उसका ज़िम्मेदार भी मैं नहीं हूँ। वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जनरल बाजवा को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मगर वो फिर कह रहे हैं कि मुल्क अगर ठीक हो सकता है तो ISI ही सारी कार्रवाई करे, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ भी करे, रूल ऑफ लॉ के लिए भी करे, रियल इस्टेट माफिया के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे। ये सारे काम ISI ही करेगी तो फिर मुल्क आगे चल सकता है। एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो? कंट्राडिक्शन है उनके बयानात में बहुत ज़्यादा। मैंने यही जो कंट्राडिक्शन है इसका उनसे सवाल पूछा था। मैंने कहा भाई सारी जो रवायती दुनिया भर की रवायती सियासत है वो ये कहती है कि अदारों का कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आप मुदाखलत भी चाहते हैं और उन्हें न्यूट्रल भी चाहते हैं। तो ये बात तो कहते हैं कि देखें पाकिस्तान एक दूसरे मुल्कों से अलग मुल्क है, यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको आउट नहीं कर सकते, और आप आउट नहीं कर सकते तो उसकी मदद लें और उसकी मदद से जो है आप करप्शन को और मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करें। तो उनकी सोच में और जो हमारी रवायती सियासी सोच है इसमें बड़ा फ़र्क है। हम तो ये कहते हैं ना कि भाई या तो फ़ौज के बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जब मुदाखलत हो तो उसको हम जमहूरियत के ख़िलाफ़ समझते हैं। खान साहब ऐसा नहीं समझते। उनका जो जमहूरी सांचा है, जो भी जमहूरी खाका है, उसमें फ़ौज का रोल मौजूद है। अच्छा, मगर यही मॉडल था जो पौने 4 साल उनकी हुकूमत थी, वो मॉडल नाकाम हो गया। मगर वो चाहते हैं कि अगर आइंदा भी हुकूमत मिले तो उसी मॉडल के तहत आगे चलें। नहीं, उसमें वो चाहते ये हैं कि बॉस मैं हूँ। वो कहते हैं कि पहले बॉस जो थे वो पहले बाजवा साहब ज़्यादा स्ट्रांग थे, अब वो ख़ुद बॉस बनना चाहते हैं, वो ख़ुद स्ट्रांग होना चाहते हैं और वो चाहते हैं अदारे उनकी मर्ज़ी पे काम करें। सब और जिस तरीके से इदारों ने उनकी मर्ज़ी से काम किया था, आपके ख्याल में दोबारा उनको ये सहूलत मैसर आ सकेगी? मुश्किल लग रहा है इस वक्त। ऐसा लगता है कि अदारे पिछली ही जो पहले कर चुके हैं उसका ही मुद्दा जो है वो उसको निकाल नहीं पा रहे, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। अभी तक उस पर तनकीद हो रही है पिछले दौर पे। तो मेरा नहीं ख्याल वो वही दोबारा गलती दोहराएंगे। और बड़ाई साहब, एक ज़ाहिर एक रोमांस था 2018 से पहले जो हमें नज़र आता था खान साहब को लेकर, खान साहब के नारों और दावों को लेकर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, जिसकी वजह से उनका रास्ता हमवार हुआ। अब जो मौजूदा क़यादत है वो ज़ाहिर है उन्होंने काम भी किया हुआ है खान साहब के साथ, करीब से जानते भी हैं। आपके ख्याल में वो रोमांस बहाल हो सकता है दोबारा जब खान साहब बातें करते हैं, जो एक आइडियलिज़म की बातें करते हैं उसके साथ? मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है या जिन्होंने उनकी वर्किंग को देखा हुआ है वो मायल होंगे कि उन्हें दोबारा से वही चांस दिया जाए या उससे भी बेहतर चांस दिया जाए 2/3 का। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बात पर आमादा है, और यही रुकावट है कि उनका जो माजी का तजर्बा है वही रुकावट बना हुआ है उनको दोबारा इक़्तिदार पे आने से। बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।